सभी विद्वत जनों को नमस्कार। मैं बबली कुमारी आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि आप अपनी ऑडियो वीडियो बंद रखें और बीच में स्क्रीन शेयर भी ना करें, ताकि आप सब इस कार्यक्रम को सुविधापूर्वक सुन और देख पाएं। मुख्य भाषण के बाद फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें अपना पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है, ताकि वेबिनार संपन्न होने के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिया जा सके। आज का यह राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला केरल के सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी और हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ कि सेंट पीटर्स महाविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टायम की एक अंगीभूत इकाई है। 1964 में स्थापित यह महाविद्यालय आज एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। 1999 से यहाँ हिंदी विभाग भी स्थापित है। यहाँ के 3 अलग-अलग विभागों में शोध कार्य चल रहे हैं। कॉलेज का आदर्श वाक्य है, द वाइज सेल्फ इनहेरिट ग्लोरी, अर्थात बुद्धिमान महिमा को विरासत में पाएंगे। अपने इसी आदर्श वाक्य को चरितार्थ करते हुए महाविद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही केरल साहित्य मंडल कोच्चि भारत की राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए समर्पित स्वयंसेवी संस्था है। 1969 में स्थापित यह संस्थान 1971 में पंजीकृत हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर N.E. विश्वनाथन अय्यर थे, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान, हिंदी के विलक्षण विद्वान तथा अंग्रेजी, तमिल, मलयालम भाषाओं के अच्छे जानकार, लेखक और अनुवादक रहे हैं। वे कोच्चि विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के हिंदी विभागाध्यक्ष भी थे। आज केरल हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष प्रोफेसर T.N. विश्वम्भरन सर है। केरल के कई प्रतिभावान हिंदी प्रेमी उसके सदस्य हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि और सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी द्वारा संयुक्त रूप से यह व्याख्यान माला चलाई जा रही है। आज राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का 11वां व्याख्यान है, जिसका विषय है बेचारी नहीं है नारी। इस विषय पर मुख्य भाषण देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, वरिष्ठ सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। इस वेबिनार में एक पर्चा प्रस्तुति भी है, जिसका शीर्षक है लैंगिक विभेद और भारतीय समाज, मैत्रेय पुष्पा के कथा साहित्य के विशेष संदर्भ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रार्थना गीत के लिए द्वितीय वर्षीय छात्रा अमृता आर्यस को आमंत्रित करती हूँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपने सिखा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही सिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता,
धन्यवाद अमृता। अब मैं स्वागत भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेचेरी के हिंदी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर और इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सिंधु टीआई मैम को आमंत्रित करती हूँ। सबको मेरा प्रणाम। आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला का 11वां व्याख्यान है आज का। इस वेबिनार के अध्यक्ष सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है। आपके प्रोत्साहन से ही ये व्याख्यान चलाया जाता है। सबसे पहले आपके प्रति हिंदी विभाग का आभार व्यक्त करती हूँ और सभी प्रतिभागी मित्रों के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जेंडर एक ऐसा विषय है जिस पर प्रायः सभी राष्ट्रों में वर्षों से विचार विमर्श चल रहा है। यूनिसेफ ने इस क्षेत्र में अध्ययन करके जेंडर की दृष्टि से समाज को 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है जेंडर की दृष्टि से भेदभाव देखने वाले, जहां एक जेंडर दूसरे जेंडर को इग्नोर करता है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इस विभाग के पुरुष का निर्णय ही प्रमुख रहता है। स्त्रियों को किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं मिलता है। और दूसरा है जेंडर ब्लाइंड कैटेगरी, और जेंडर की दृष्टि से वे अंधे होते हैं। इस तरह के लोग सभी विषयों या सभी समस्याओं में बच्चों को, बूढ़ों को, स्त्री पुरुष सभी को अवगत कराते हैं, लेकिन निर्णय लेने की सुविधा किसी को भी नहीं है या अवसर तो नहीं मिलता है। और दूसरा एक वर्ग है जो जेंडर की दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, अर्थात इस वर्ग के लोग, एक जेंडर के लोग दूसरे जेंडर की समस्याओं के बारे में अवगत होते हैं, लेकिन समाधान लाने की कोशिश तो नहीं करते हैं। और चौथा है जेंडर रेस्पॉन्सिव, अर्थात वो प्रतिक्रिया करते हैं, जेंडर के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरों की समस्याओं से वे अवगत होते हैं और अपनी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया रेस्पॉन्स करने की कोशिश भी होती है। उदाहरण के लिए घर में बच्चों की देखभाल ज्यादातर औरतें ही करती हैं। पुरुष लोग ये जानते हैं या पति जानते हैं कि बच्चों की देखभाल करने में उसका भी हाथ बटाना चाहिए और वो जानबूझकर बच्चों की देखभाल में अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। आई है जेंडर रेस्पॉन्सिव, लेकिन पूरी तरह से समाधान लाने की कोशिश यहाँ नहीं होती है। और पांचवा है जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव, अर्थात जेंडर रेस्पॉन्सिव के समान ही ये होता है, लेकिन स्त्रियों को अधिकार या ज्यादा सशक्त करने की कोशिश यहाँ होती है। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों में देखा जाता है कि वो ऊंचे पद पर औरतों को भी वहाँ रखने की कोशिश होती है। यहाँ जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं इसे अंग्रेजी में GTA। लेकिन ये प्रयास समाज में ऐसा एक प्रयास लाना बहुत मुश्किल है। आज के वेबिनार का विषय भी इस प्रकार सशक्त नारी की भूमिका पर आधारित है। सशक्त महिलाओं की लंबी सूची आज हम देख सकते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति लीला सेठ बताती है कि भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाना कठिन होता है, लेकिन कोशिश जारी रहना जरूरी है। वे बताते हैं कि सबसे पहले समाज को अवेयरनेस देना है, जागरूक करना है। दूसरा है असर्शन देना है, बल देकर जो हम जिसकी हम कोशिश करते हैं वो करते रहना चाहिए, लोगों को अवगत कराते रहना चाहिए और एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। हमें हमारा नजरिया बदलना चाहिए, समाज के
हर एक व्यक्ति का नजरिया बदलना चाहिए और अमल में लाने की कोशिश तो करनी चाहिए। इस प्रकार वह एक सूत्र बताती है, रिपीट इट, एक्ट अपॉन इट एंड गेट अदर्स टू एक्ट अपॉन इट एज वेल। अर्थात दूसरों को भी इसमें हासिल करने की, इसमें प्रयत्न करने में लगे रहने देना ही चाहिए। पितृसत्तात्मक समाज में विजय सुनिश्चित नहीं है, फिर भी धीरे धीरे समाज में परिवर्तन तो ला सकते हैं, ऐसी आशा तो हम कर सकते हैं। आज हम बेचारी नहीं है नारी विषय पर व्याख्यान सुनेंगे। दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इतिहास विभाग के वरिष्ठ सहायक आचार्य डॉक्टर सैयद मुबीन सेहरा का। आपका इस वेबिनार में सेंट पीटर्स कॉलेज कॉलेंजेरी की तरफ से, केरल हिंदी साहित्य मंडल की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी मित्रों की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक पर्चा प्रस्तुति है पेरुम्बावूर के श्री शंकरा विद्यापीठ महाविद्यालय की हिंदी विभाग अध्यक्षा डॉक्टर पूर्णिमा जी का। विषय है लैंगिक विभेद और भारतीय समाज, मैत्रेयी पुष्पा के कथा साहित्य के विशेष संदर्भ में। पूर्णिमा जी, आपका भी तहे दिल से इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के कई प्राध्यापक बंधु, शोध छात्र, कई छात्र छात्राएं और कई हिंदी प्रेमी भी जुड़ गए हैं। देखा कि हमारे प्रोफेसर विजय शर्मा जी इस वेबिनार में जुड़ गई हैं और प्रोफेसर मोहम्मद कुंज मेहतारू जी उपस्थित है, शांति नायर जी उपस्थित है, शशिधरन सर है। सभी का मैं सेंट पीटर्स कॉलेज की तरफ से और केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वेबिनार में एक विशेषता है, हमारे लिए कंपेयरिंग करती है झारखंड के पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय की शोध छात्रा बबली कुमारी। आपके सहयोग के लिए आभार बबली, और आपका भी मित्रों सहित इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबका एक और बार स्वागत और नमस्कार। धन्यवाद मैम। आपने लैंगिक भेदभाव का संक्षिप्त परिचय दिया हमें और साथ ही लैंगिक भेदभाव के कारण उत्पन्न सामाजिक विभिन्नता से भी हमें संक्षिप्त में अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर साजू वर्गीस सर को आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, all. Very respected resource person of today's webinar, Dr. Syed Mubin Seira, respected head of the Department of Hindi, St. Peter's College, Kolancheri, Dr. Meena, coordinator of this webinar, Dr. Sindhu T.A., other teaching faculties from the college and outside the college, Hindi Sahitya Mandal senior members and office bearers, and dear students. Every Sunday, St. Peter's College Hindi Department jointly with Hindi Sahitya Mandal is being conducting national webinar series. This is the 11th class of this series. Today, we are discussing about the area of women empowerment, feminism, and gender equality, I think. With all appreciation, I am wishing you all the best for the program. Once again, congratulate the organizers and participants joining this program. धन्यवाद सर। इतना व्यस्तम समय में से भी हम सभी हिंदी प्रेमियों के लिए आप समय निकालकर इस व्याख्यान माला में हमसे जुड़े और अपना आशीर्वचन हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम कार्यक्रम के केंद्र बिंदु की ओर बढ़ चुके हैं।
और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है बेचारी नहीं है नारी। इस विषय पर वक्तव्य के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, वरिष्ठ सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। बहुमुखी प्रतिभा की धनी Thank you डॉक्टर very much. बहुमुखी प्रतिभा की धनी डॉक्टर जहरा जी शिक्षाविद, स्तंभकार, जेंडर विशेषज्ञ, मोटिवेटर, इतिहासविद और समाजशास्त्री के रूप में सक्रिय हैं। साथ ही आप कई संस्थानों में सदस्य के रूप में भी कार्यरत रही हैं, जिनमें प्रमुख है MHRD की सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के सदस्य, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी के सदस्य, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डायस्पोरा डिपार्टमेंट कमेटी के सदस्य, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्पस के सदस्य, जेएनयू के पूर्व विद्यार्थी संगठन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य। आप 2018 के प्रथम ऑल वुमेन कॉन्क्लेव की संचालिका रही हैं। संडे इंडिया पत्रिका के सबसे महत्वपूर्ण 100 मुस्लिम व्यक्तित्व में आपका नाम शामिल है। खास तौर पर संत कबीर और भक्ति काल पर आपकी विशेष रुचि है। मीडिया एक्सपर्ट के रूप में आप विभिन्न चैनलों में सक्रिय रहती हैं। लगातार 2 वर्षों में लाडली मीडिया पुरस्कार विजेता रही हैं। भारत के बाहर भी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेती रही हैं। जहरा जी 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी हैं, 1 किताब उर्दू भाषा में और 1 किताब हिंदी भाषा में लिखी हैं, जिसका शीर्षक है बेचारी नहीं है नारी, जिसे आज के वेबिनार का विषय रखा गया है। अपनी लेखनी द्वारा आप यही दिखाने की कोशिश करती हैं कि कोई भी धर्म मानवता से बड़ा नहीं है। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय में इतिहास विभाग के वरिष्ठ सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। जहरा मैम, मैं तहे दिल से इस वेबिनार में आपका स्वागत करती हूं और मुख्य भाषण के लिए आपको आमंत्रित करती हूं। धन्यवाद। Should I begin? शुरुआत करूं मैं? बबली? जी मैम। बबली जी? ओके। जी मैम। मेरी आवाज ठीक है, साफ है, सुनाई दे रही है? हाँ, ठीक। ओके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बबली इतना सब बताने के लिए मेरे बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ही नाम और मेरा जो डेजिग्नेशन होता वो काफी था, लेकिन आपने बहुत कुछ डिटेल्स में बता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, खासकर हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलिंचरी, जो केरल साहित्य मंडल कोची के साथ मिलकर ये आयोजन कर रहे हैं, राष्ट्रीय वेबिनार व्याख्यान माला। और ऑनरेबल प्राचार्य जी डॉक्टर शाजू वर्गीस, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा, उनकी आवाज़ से ही मुझे लगा कि आप लोग इतने अच्छे वेबिनार और इतने मोटिवेशनल वेबिनार और इतने अच्छे जटिल टॉपिक्स के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके पीछे प्रिंसिपल सर का काफ़ी इंस्पिरेशनल मोटिवेशन है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विभाग आपकी जो डॉक्टर मीना है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर सिंधु जो संयोजिका है, उनका धन्यवाद। और केरल साहित्य मंडल के सचिव डॉक्टर सी राधामणि, उनका भी धन्यवाद। और जो भी यहाँ पे उपस्थित डेलीगेट्स हैं, जो रिस्पेक्टेड एकेडमिशियंस हैं, कुछ को मैं पहचान पा रही हूँ, कुछ को नहीं पहचान पा रही हूँ, सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। एंड अब और प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हम जो सब इस प्रोफेशन में हैं, इस जो एक टीचर का हमारा प्रोफेशन है, एजुकेटर का प्रोफेशन है, मुझे लगता है इट्स अ टू
वे दो दो रास्ते हैं इसमें। एक तो हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसके साथ साथ मैं इसको ऐसे मानती हूँ कि हर बैच के साथ हम और जवान हो जाते हैं और कुछ नया सीखते हैं अपनी नई पीढ़ी से। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपसे अपने कुछ मुद्दे जिन पे मैं लिखती आई हूँ, पढ़ती आई हूँ और मैं शोध कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बच्चों के प्रश्न लूं और उससे फिर बात और आगे बढ़े, तो थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन। तो सिंधु जी, मैं थोड़ा सा बोलूंगी, फिर उसके बाद मैं प्रश्न लेना चाहूंगी। आप लोग के प्रश्न आमंत्रित होंगे, मुझे अच्छा लगेगा मैं अगर आपके साथ किसी विषय पे कुछ नया, कुछ आप लोग से लेके जाऊं, कुछ आपको देके जाऊं। पहले तो जो ये विषय है आज के लेक्चर का, बेचारी नहीं है नारी, मेरा डिस्कशन हुआ सिद्धू जी से कि मैं किस टॉपिक पे बोलूं, तो उन्होंने मेरी किताब की याद दिलाई कि आपकी किताब है ये, आप ये टॉपिक ही हम रखेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये अंदाज और उनका ये सजेशन। क्यों? क्योंकि बेचारी नहीं है नारी ही मेरे लाइफ का और मेरी जिंदगी का जो अप्रोच है जेंडर मुद्दों को लेकर, सिंधु जी ने बड़े अच्छे से, बहुत ही क्रिस्प तरह से अपने भाषण में अभी जेंडर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और हाइलाइट्स बताए हैं। तो मैंने सोचा कि बिल्कुल ये बड़ा अच्छा टॉपिक होगा। और मैंने ये सोचा कि इस विषय को लेकर मैं, जो मेरी किताब है बेचारी नहीं है नारी, ये मेरी किताब है, इसका विमोचन श्री मनिका गांधी जी ने किया था। और ये किताब मैं जनसत्ता के लिए आर्टिकल्स लिखती रही हूँ, स्तंभ लिखती रही हूँ, समांतर संसार, पैरेलल वर्ल्ड, वी लिव इन पैरेलल वर्ल्ड। तो समांतर संसार में एक मेरा कॉलम था, जो पहले यही कॉलम तस्लीमा नसरीन और मृणाल पांडे जी लिखती थी, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो उनके जो अनएडिटेड, जब आप कुछ लिखते हो, एडिटर को भेजते हो, तो आप सब जानते होंगे कि हम जो भेजते हैं उसको थोड़ा एडिट करके फिर छापा जाता है जब वो अखबारों में आता है, या लोग हैं, आप इस बात को जानते हो। तो मैंने जो आर्टिकल्स लिखे थे, जो अनएडिटेड आर्टिकल्स थे, जो लेख थे मेरे, वो मैंने अपनी किताब के रूप में उसको पब्लिश किया। तो मैं आज आपके समक्ष कुछ मेरी उस किताब से ही कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी। और उसके बाद मैं करंटली जिस पे काम कर रही हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ मैं इस वक्त, बेसिकली उग्रवाद या एक्सट्रीमिज्म आप जिसको कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अतिवाद। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म ऑन विमेन। मेरा इस पे काम है। मैं 2 बार अमेरिका विजिट किया है मैंने, कई यूनिवर्सिटीज का, इंस्टीट्यूशंस, कई स्टेक होल्डर्स के साथ मिली हूँ, और किस प्रकार जो अतिवाद है, एक्सट्रीमिज्म है, वो महिलाओं के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, थोड़ा सा उस तरफ मैं आपको आखिर में ले जाऊंगी। पर पहले मैं थोड़ा सा अपनी किताब से, जो क्योंकि टॉपिक बेचारी नहीं है नारी है, तो उसको डिस्कस करूंगी। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो जेंडर का मुद्दा, जेंडर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है जेंडर का मुद्दा? क्योंकि आप ये देखिए, मैं आज ही की आपको एक बताना चाहूंगी कि हमारे भारत सरकार में लिंग अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015-16 में 991 पर 1000 था। आज ही की ये समाचार है, 2020-21 में 1020 कंपैरेटिवली टू विमेन एंड मेन, जो हमारा लिंग जो बैलेंस होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है वो। नाउ ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश है, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव चीजों को जोड़ना चाहती हूँ। उसके साथ साथ मुझे एक बात याद आती, मेरी मित्र कहती थी, जब एक बहुत अच्छी लेखिका है वो मेरे बारे में कहती हैं कि मैं जो लिखती हूँ या जो मैं बोलती हूँ, मैं जिस पे काम करती हूँ, उसका एक
एम होता है, और वो ये कहती हैं कि मेरी जो स्टाइल है वो ये है कि मैं हंगामा नहीं क्रिएट करना चाहती, बल्कि मैं सूरत बदलना चाहती हूँ, और मेरे लेखन और मेरे काम की ये ख्वाहिश होती है कि मैं सूरत बदलना चाहूँ। सो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम कोई मुद्दे को हंगामे के तौर पे ना खड़ा करें, बस उसके प्रति हम काम करते रहें, हम अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, और फिर वो बदलाव धीरे धीरे समाज में आ जाता है। आज मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करूंगी, देखिए, मशहूर दार्शनिक नीत्शे ने कहा है कि पीड़ा ही मनुष्यता है। अगर आपको पीड़ा नहीं हो रही तो आपके अंदर मनुष्यता नहीं है। सो जब तक आप उस प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं, जब तक आप उस पीड़ा को समझेंगे नहीं, तब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये एग्जिस्ट करती है। तो कई मुद्दे ऐसे हैं हमारे समाज में जो हमने आइडेंटिफाई ही नहीं किए हैं कि ये क्या इसका कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन जेंडर डेवलपमेंट से, या आप कहिए कि लिंग संवेदीकरण से, या जेंडर सेंसिटाइजेशन से इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो मेरी किताब में मैंने ऐसे कई मुद्दे छुए हैं, वही मैं आपसे कुछ 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 मुद्दे मैंने जो चुने हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा ही महिला का सशक्तिकरण है। आज देखिए, आपकी इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है शिक्षा का। हम ये मानते हैं कि शिक्षा ही महिला का सशक्तिकरण है। रिस्पेक्टेड सावित्री भाई फुले, बीबी फातिमा शेख, और कितनी महिलाओं ने ये रास्ते हमारे लिए खोले हैं। और आज हम जो है, मैं, सिंधु जी, राधामणि जी, और भी जितनी महिलाएं यहाँ हैं, रुखसाना, पूर्णिमा, आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठ के जेंडर के इशू डिस्कस कर रही हैं, सुन रही हैं। मुझे लगता है ये उन महिलाओं का जो स्ट्रगल था, उसका जो योगदान था, ये उसी का नतीजा है। और जो आने वाला जो चेंज आएगा उसमें हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो है। नाउ मैंने बात की समांतर संसार की। पैरेलल वर्ल्ड, एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, समांतर संसार चल रहा है। पहला मुद्दा जो है शिक्षा, शिक्षा ही महिला का सशक्तिकरण है। आप सोचेंगे ये तो बहुत ही हम सब जानते हैं कि हाँ, शिक्षा है, एजुकेशन है। आप ये सोचिए, मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि 14 वर्ष से कम आयु की 40% महिलाएं विद्यालय का मुंह ही नहीं देख पाती हैं। 2022 की बात है। 14 साल से कम उम्र की आयु की महिलाएं 40%, उसमें से 40% जो महिलाएं हैं वो स्कूल ही नहीं जा पाती हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि महिलाएं जो है वो, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उनको बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए। आप बताइए कितनी वाइस चांसलर महिलाएं हैं? आप मुझे बताइए कि सीईओस कितनी हैं? देयर आर चेंजेस हैपनिंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा, मैं अभी बात सुन रही थी, मेरी एक महिला है, वो अभी मैं पहचान नहीं पाई हूँ कौन है वो दलित महिलाओं की बात कर रही थी। आप ये बताइए, जो हाशिए पे जो महिलाएं हैं, मैं हमेशा कहती हूँ मार्जिनलाइज में भी मार्जिनलाइज महिलाएं हैं, उनकी क्या पोजीशन है? तो क्या एजुकेशन उन तक पहुंच रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय में जबकि समाज का समांतर संसार, या आप कहें कि आधी आबादी निरक्षरता के अंधेरे में भटक रही है, तो क्या ऐसा समाज सभ्यता के सूर्य की किरणों को में नहा सकेगा? क्या सभ्यता में जो चेंजेस आ रहे हैं, सिविलाइजेशन में जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, क्या वो उसको पूरी तरह से मान सकेगा, जान सकेगा? ये एक ऐसी चीज है, जैसे महिलाओं को शिक्षित बनाने की योजनाएं। अब आप बताइए, एफर्ट की हम बात करते हैं, महिलाओं को शिक्षित बनाने की योजनाएं सरकार का प्रमुख केंद्र होनी चाहिए। और ये एक अच्छी चीज है। देखा गया है कि अब ज्यादातर जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो
महिलाओं के प्रति, महिलाओं को एजुकेशन में प्रोत्साहन देने के लिए आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जहाँ बच्चियां पढ़ने जाती हैं वहां का वातावरण कैसा है। कई ऐसे सरकार ने तो योजनाएं बना दी, लेकिन क्या स्कूल्स या क्या जो जगह हैं या जिस रास्ते से बच्चियां स्कूल जा रही हैं, क्या वो महिलाओं के लिए सेफ है? आज हमारी राजधानी दिल्ली भी जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ सिटी। कितनी सरकारें आई, कितने लोग आए जिन्होंने राजनीति की कि हम ये सेफ्टी करेंगे, निर्भया कांड हो गया, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन स्थिति वही की वही है। देखा ये गया है कि आज भी बहुत सी बालिका विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालय तक नहीं है, शौचालय की स्थिति बहुत खराब है। लेकिन इन छोटी छोटी चीजों पे हमें, बिंदुओं पे हमें देखना है। शिक्षा का अधिकार जो आया था, उसको भी हमें अपने क्या कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के हमें आगे बढ़ना है। हमें ये मानना है, हम ये मानते हैं और हम ये समझते हैं कि एक शिक्षित और सशक्त कोख ही शिक्षित और सशक्त भविष्य को जन्म दे सकती है। आप चाहते हैं कि आपका समाज अगर शिक्षित हो, अगर अच्छी सोच रखता हो, एक पॉजिटिव और एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, तो आपको जरूरी है कि आप उसकी महिलाएं, जो एक समांतर संसार है, जो पैरेलल वर्ल्ड का जो एक मुख्य हिस्सा है, गाड़ी दो पहिए पे चलती है, एक पहिए पे नहीं चलती है, दोनों पहिए जो हैं वो सही तरह से चलने चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है। इसलिए शिक्षा ही महिला का सशक्तिकरण है। देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन शिक्षा, अगर आप कह सकें, या आप कह सकें कि उसका लेकिन क्या सिर्फ एजुकेशन, मैंने आपको बताया कि बेसिक प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं मिल रहा है बच्चियों को। देयर हैज टू बी, मैं ये हमेशा कहती हूँ और मानती हूँ कि महिलाओं का डिसीजन मेकिंग पोजीशन जो होती है, जहाँ वो डिसीजन ले सके, जहाँ वो एक समाज में बदलाव लाने वाला जो निर्णय ले सके, ऐसी जगहों पे भी हमें चाहिए ज्यादा वाइस चांसलर महिलाएं, ज्यादा विमेन प्रिंसिपल्स चाहिए, ज्यादा विमेन बॉसेस चाहिए, क्योंकि जहाँ डिसीजन मेकिंग पोजीशन है वहाँ महिलाएं नहीं। स्ट्रगल में तो आप देखते हैं, ये मुझे लगता है आप सब मानेंगे इस बात से, कि जब कोई एक्टिविज्म की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगर आप देखें तो कितनी वीरांगनाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने एक्टिविज्म किया, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। लेकिन जब लीडरशिप की बात आई तो बहुत कम गिनत कुछ परिवारों की महिलाएं आपको नजर आती हैं। अगर आप साहित्य देखें, अगर आप लिटरेचर देखें, आप अगर इतिहास देखें, तो कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश को आजाद करने में। लेकिन जब लीडरशिप की बात आती है तो वहां आपको कुछ ही, मैंने जैसे कहा कि कुछ ही परिवार, कुछ ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यहाँ दलित महिलाओं की बात हो रही थी, उसमें मैं माइनॉरिटी विमेन की भी बात करना चाहूंगी। आप मुझे कुछ ही नाम, एक दो नाम आप देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नाम, बहुत सारे क्या कहते हैं, स्टॉलवर्ट्स आपको ज्यादातर पुरुष नजर आते हैं। इसमें पुरुषों की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी मानसिकता है हमारे समाज की कि और मैं देखिए, मैं ये एक बात बहुत जिम्मेदारी से यहाँ कहना चाहूंगी कि मेरा ये मानना है कि दिस इज नॉट द वॉर ऑफ रोजेस। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ दैट काइंड ऑफ फेमिनिज्म, बट आई डू बिलीव दैट देयर हैज, मेरा ये मानना है कि एक साथ चलने वाला जो एक कॉन्सेप्ट है मर्दों का, मर्दों को, महिलाओं को प्रोत्साहन देना है और उनको आगे बढ़ाना है। उनको, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने इस टॉपिक पे, इस तरह के टॉपिक्स पे, जेंडर पे एक व्याख्यान रखा। मुझे लगता है ये इस तरह की जो चीजें हैं, हमारे साथ काम करने वाले जो पुरुष हैं, उनका सपोर्ट और एक रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहती हूँ कि एक रिस्पेक्ट। बिल्कुल सुगिदा, आपने सही कहा, निर्णय लेने का अधिकार।
वी नीड मोर वुमेन, हमें बहुत सारी महिलाएं चाहिए उसमें। नाउ सेकंड टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो मैं अपनी इस किताब में डिस्कस करती हूँ, वो है हत्यारा समाज। क्या आप कोई स्टूडेंट इसमें लिख सकता है, जब मैं हत्यारा समाज कहती हूँ तो मैं किस बिंदु पे बात करना चाह रही हूँ? महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, हत्यारा समाज। कैन एनीबडी जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स? कोई लिख सकता है हत्यारा समाज? भ्रूण हत्या, यस, बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने, भ्रूण हत्या। मैं आपको एक छोटा सा 4-5 लाइन पढ़ के सुनाऊंगी, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से यूनान प्राचीनता के लिहाज से उल्लेखनीय है। यूनान के डेल्फी शहर के 200 ईसा पूर्व के आंकड़े बताते हैं कि उस शहर की 6000 की आबादी में से 118 बेटों के मुकाबले केवल 28 बेटियां ही थी। अरब में तो इस्लाम के आने से पहले बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि इस्लाम आया था औरतों को बचाने के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी, उनकी जो नस्ल थी अपनी उनकी बेटी से चली थी। लेकिन आज आप देखिए कितनी अरब कंट्री में आपको मुस्लिम महिलाएं जो है वो नेता मिलेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितना रिप्रेजेंटेशन आपको मुस्लिम देशों में मुस्लिम महिलाओं का मिलेगा, मुस्लिम परिवार में महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया जाता है, कितना जो जितने रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कितने प्रो वुमेन दिखाए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अल्लाह के आखिरी नबी और इंसानियत के उपकारक हजरत मोहम्मद ने अरब के उस माहौल में बेटियों की हत्या को धर्म और समाज के खिलाफ बताया और सवाल किया कि ये बच्चियां अपनी हत्याओं पर सवाल करेंगी तो तुम क्या जवाब दोगे? क्या ये जवाब है? आप, एक प्रैक्टिस थी, ऐसा बर्तन होता था, बच्ची को ऐसे रखा जाता था और यूं ऐसे बंद कर दिया जाता था, एंड द गर्ल चाइल्ड यूज्ड टू डाई। बच्ची जो थी वो मर जाती थी अगर वो बच्ची लड़की पैदा हुई है तो। भ्रूण हत्या ये सबसे बड़ा, इसीलिए मैंने अपने लेख में लिखा है हत्यारा समाज। इसके हत्या समाज कर रहा है, समाज, पूरा समाज जिंदा इसका जिम्मेदार है। प्राचीन रोम में जब पति अपनी पत्नी को परदेश से चिट्ठी लिखता था और अगर वो गर्भवती होती थी तो उसे चिट्ठी में आदेश देता था कि अगर बेटा हुआ तो उसका जी जान से ख्याल रखना, लेकिन अगर बेटी हुई तो उसे मार डालना। ब्राजील के प्राचीन इतिहास में भी कन्या भ्रूण हत्या के दृश्य नजर आते हैं। मैं आपको 1834 की बंबई के आंकड़े बताती हूँ कि उस समय इस शहर में केवल 603 बेटियां ही थी। दिस इज 1834 बॉम्बे। पूरे शहर में सिर्फ 603 बेटियां थी। ये सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं, सब कुछ दिया हुआ है। अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो बेटियां पैदा ही नहीं हुई वो कहाँ है? हम तो अभी बात कर रहे हैं ना, मैं सिंधु जी और बबली, हम तो अपना योगदान दे रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने हमें इस दुनिया में लाने का डिसीजन लिया, तो हम अपना योगदान कर रहे हैं। आप सोचिए, जो नोबेल लॉरियट हैं, एक मोहतरमा अभी नोबेल लॉरियट की बात कर रही थी, अमर्त्य सेन कहते हैं कि व्हाट अबाउट द वुमेन हु आर नॉट बॉर्न? उनके योगदान का क्या, उनकी जिंदगी का क्या, जिनको मार दिया गया, जिनको कोख में ही मार दिया गया? ये सवाल मैं आपके पर आपके जहनों पे छोड़ के, छाप छोड़ के जाना चाहती हूँ। नाउ, मनुष्य ने आधुनिक युग में कदम तो रख लिया है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या उसके सभ्य होने पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो समाज क्या डेवलप्ड है, क्या सिविलाइज्ड है, जो कन्या भ्रूण हत्या कर रहा है, जहाँ कन्याओं की हत्या हो रही है? आप सोचिए, जिस समाज में बेटी के पैदा होते ही उसे एक मिट्टी के बर्तन में बंद करके मार दिया जाता है, वो समाज सभ्य कैसे माना जाएगा? वो समाज बिल्कुल सभ्य नहीं माना जाएगा। नाउ, इसी
इस सवाल को मैं आपके जहनों पे छोड़ के मैं एक बहुत ही एक कोई शायर है, मुझे शायर का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि वो कहते हैं, ही सेज, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, मंजर, हाँ, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। तो मुझे लगता है वो सिनेरियो जिसको हम कहते हैं, वो सीन तभी चेंज होगा जब लोग बेटियों के लिए भी दुआ मांगेंगे, बेटियों के लिए भी हाथ उठाएंगे। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, वो है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। ये बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम सब वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग मेन हैं, वर्किंग इंडिविजुअल हैं, हम कह सकते हैं, तो हमारे लिए ये मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि ये इस टॉपिक पे भी मैं आप लोगों से कुछ रूबरू हूँ। नाउ हम सब हाँ, क्या हाँ सुगिदा, आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो, आई विल बी कमिंग टू दैट। क्या हम हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न ये अपने आप में समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां महिलाओं के सशक्तिकरण के दायरे में ही उनके शोषण की राह खोली जाती है। मेरा ये मानना है कि अगर महिला का शोषण हो रहा है कार्यस्थल पर, तो उसके सशक्तिकरण के रास्ता, उसने अपने को एम्पावर्ड तो कर दिया, उसका सशक्तिकरण तो हो गया, शी इज एम्पावर्ड वो, लेकिन उसी में उसके शोषण के दायरे भी, उसके शोषण के रास्ते भी खोलने जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये तो समाज करता है। कार्यस्थल पर कुछ पुरुषों को लगता है कि वे अपनी मर्दानगी के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, और शायद महिलाएं अपनी लाज की चुन्नी बचाने के लिए खामोश रहेंगी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा जो रिसर्च है, जो हिस्ट्री पे जो मैंने किताब लिखी है, मेरे सेक्सुअल एंड जेंडर रिप्रेजेंटेशंस इन इंडिया, इसमें मैं यही डिस्कस करती हूँ कि चैस्टिटी, पाकीज़गी, मोरालिटी, अच्छी औरत, अच्छी बेटी, अच्छी बहू, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, और लाज और लज्जा, ये कॉन्सेप्ट हमेशा औरतों के साथ ही क्यों अटैच किया जाता है। मैं सुगिदा के पॉइंट पे आऊंगी, रेप होता है, रेप होता है तो लड़की की बेइज्जती होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ जो इज्जत है, वो कॉन्सेप्ट जो है वो लड़की के साथ जुड़ जाता है, लेकिन जिसने किया ये हरकत उसके साथ तो ये नहीं जुड़ता था कॉन्सेप्ट ऑफ इज्जत, लाज, लज्जा। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, मोरालिटी का जो ठेका है, वो सिर्फ एक महिला, उसको वर्जिनिटी अपनी प्रूफ करनी होती है, उसको अपनी चैस्टिटी प्रूफ करनी होती है। इस वक्त बहुत ज्यादा इसके खिलाफ भी काम हो रहा है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, FGM, कई देशों में ये प्रचलित है और ये बहुत ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इसके खिलाफ भी आवाज उठाए। तो आप देखिए कि जितनी भी मतलब समाज की इज्जत का ठेका जो है वो औरत के कंधों पे है, लेकिन जब उसको कुछ जो इनाम देना है समाज को, तो वो इनाम जो है वो पुरुषों को दिया जाता है। ये बड़ी ही विडंबना है कि मर्द अपनी मर्दानगी को खुलेआम परोसना चाहते हैं और महिलाएं अपनी इज्जत को कठिन परिस्थिति में भी बचाए रखना चाहती हैं। दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्यस्थल। मतलब बेटा है, बेटा तो ऐसा करता है, बॉयज विल डू लाइक दिस, इट शुड नॉट बी, दिस हैज टू चेंज, ये चीज हमें बदलनी है। तो इस पे तो पूरा एक व्याख्यान हो सकता है। अब हम लोग, आप सब जानते हैं बच्चों, स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि हम हर साल महिला दिवस मनाते हैं। तो महिला दिवस हम जब मनाते हैं तो बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बड़े सारे चीजें होती है। अब तो ये भी होने लगा है बाजार में कि आपको सेल में आपको
रिबेट मिलेगा, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि विमेन्स इंटरनेशनल डे है। तो चाहे वो उनको उसकी ये ना पता हो उसके पीछे का इतिहास, कि किस तरह से महिलाओं ने स्ट्रगल किया, किस तरह से मैं आपको इस साल का जो थीम है महिलाओं का है, वो है द थीम फॉर 2022 इंटरनेशनल वुमेन ईयर का है, महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला, वो है ब्रेकिंग द बायस। इट्स, I'll tell you what it is. It is hashtag breaking the bias, पूर्वाग्रह को तोड़ना। जो भी बायस है, जो भी पूर्वाग्रह है महिलाओं को लेकर, प्रेजुडाइसेस है, उसको तोड़ना। इस साल आप ये डिसाइड कीजिए कि ये 5 पूर्वाग्रह हैं जो महिलाओं को लेकर है, वो हमें तोड़ना है। और वो 5 पूर्वाग्रह अगर आप तोड़ते हैं अपनी जिंदगी से, तो आप वाकई में एक बदलाव लाते हैं। तो मैंने लिखा कि हर दिन जो है वो महिला दिवस है। सो इस सोच को केवल हमें महिला दिवस तक ही नहीं सीमित करनी है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हर दिन जो है वो महिला दिवस है। इसे हमें सीमित नहीं रखना है केवल एक दिवस, क्योंकि ये एक ऐसा क्या कहें कि एक ऐसा स्ट्रगल है, एक ऐसा मुद्दा है जो हमें निरंतर हमें इस पे काम करते रहना है। अब मैं 2 क्विक टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करके, मैं जो करंटली उग्रवाद और टेररिज्म एंड विमेन है उस पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे हैं इनको पता होना चाहिए आज जो विश्व में एक्सट्रीमिज्म और उग्रवाद से महिलाओं की क्या, क्योंकि मैं पूरा एक सेपरेट लेक्चर देना चाह रही थी, लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल। तो मैं आज आपको थोड़ा सा कुछ स्टैटिस्टिक्स देके और कुछ उसका सिनेरियो बता के मैं अपनी बात को खत्म करके आई विल कीप इट ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। प्रश्न लूंगी मैं आप लोगों से और उसी में फिर हम आगे बात बढ़ाएंगे। नाउ मुझे ये बताइए कि हम सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे अच्छी चीज जो है, या जो कौन सी ऐसी भावना है जो हम सबको कनेक्ट करती है? वो भावना है मानवता की। हम मानव हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हम एक दूसरे से मानवता के बेस पे जुड़े, ना लिंग, ना जाति, ना मजहब, ना स्टेटस, ना कलर, कि वो ब्लैक है, व्हाइट है। मैं आपको बताऊं, मैं एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी गई, मैं ग्रैंड कैनियन विलेज था अमेरिका में, मैं अपने जब लीडरशिप ट्रेनिंग पे गई थी, तो मैं वहाँ एक रेड इंडियन लेडी से मिली, जो वहां पे ना औरतों, गांव की औरतों ने एक मेला सा लगाया हुआ था, वो अपनी हाथ से जो चीजें बनाती वो बेच रही थी। तो वो मैं उनसे मिलने गई, तो जब मैंने उनको बताया मैं इंडिया से हूँ, मैं भारत से हूँ, तो वो इतना खुश हो गई कि देखिए आप और मेरा रंग कितना सेम है, और मतलब थोड़ा सा जो उनके अंदर झिझक थी वो कम हो गई। तो मेरा ये मानना है कि हम चाहे किसी भी डिफरेंसेस के हों, हमें मानवता के बेस पे एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे खास और अहमियत वाली बात ये है कि अगर हम एक दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं, जो अलग दिख रहे हैं या आप अलग बोल रहे हैं, आपकी अलग भाषा है, आपका अलग रंग है, मुझे उसका सम्मान करना है। और अगर हम उसका सम्मान करेंगे, वो कब करेंगे? वो तभी हम करेंगे जब हम एक दूसरे के प्रति मानवतावाद, या हम एक दूसरे के प्रति एक ह्यूमन अप्रोच रखेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहती हूँ कि मनुष्य के पास धड़कता हुआ दिल है। ये दिल उसे जीवन देता है, लेकिन जीवन के साथ साथ दिल में अच्छी बुरी सभी भावनाओं के लिए जगह होती है। जब हम अच्छी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं तो समाज में अच्छाइयां फैलती हैं, और जब हम बुराई के साथ खड़े हो जाते हैं तब हमारे चारों ओर बुराइयों की सत्ता नजर आने लगती है। इसलिए हमारे यहाँ नियत पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो दिल गवाही देता है। दूसरी ओर बहुत से लोग भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उनकी नियत में त्रुटि होती है। तो जो आप बात कर रहे हैं उसको आप फॉलो भी करिए, उसको आप प्रैक्टिस में भी लाइए। केवल बोलना कि हम तो भाई महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, हम तो महिलाओं का, लेकिन आप अपने घर की महिला जो है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आप उसको घर जाके पीटते हैं, तो वो कहाँ कहाँ गया? तो हमें अपने जीवन में, अपने जीवन जो हमारी शैली है उसमें ये सारे भाव और ये सब, ये कब आएगा? जब हम
होके सोचेंगे कि हम एक उस भाव से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करेंगे। तब हम कहते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। समाज में जब सहानुभूति की भावना और भावना बढ़ावा मिलता है, तभी समाज में शांति और संतोष आता है। जब हम एक दूसरे के, और आपने देखा ये कोविड, अभी तो आप देखिए कि सिंधु जी, कोविड के बाद जो महिलाओं पे एक पूरा अब एक रिसर्च हो रही है, एक थिंक टैंक इस पे काम किया जा रहा है कि सबसे मैं कहीं न्यूज़ पढ़ रही थी कि एक पुरुष है, उसने पता नहीं 100 से ज्यादा डिग्रियां हासिल कर ली कोविड में, और एक तरफ मैं पढ़ रही थी कि कई बच्चियों की शिक्षा छूट गई है, शिक्षा बंद हो गई है, बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। मेरी एक स्टूडेंट है, वो कह रही थी मैम हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते थे जब हम ऑफलाइन एजुकेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, हम सबसे जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि कोई मेरी इस विचार से ऐसा नहीं है कि नहीं मानेगा इस बात को। उसने कहा कि मैम मैं अब घर से पढ़ती हूँ, तो मुझे ऑनलाइन क्लास लेना भी मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं लड़की हूँ, बड़ा परिवार है, गांव में रहते हैं, तो मैं घर में हूँ, तो 10 काम जो है वो मुझ पे आ गए हैं। और यही बच्ची अगर ऑफलाइन पढ़ती, यूनिवर्सिटी में रहती, पीजी में रहती या हॉस्टल में रहती, तो उसका पूरा फोकस उसकी पढ़ाई की तरफ, तो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट, एजुकेशनल निग्लेक्ट जो हो रहा है वो महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहा है। अनऑर्गेनाइज जो इकोनॉमिक्स के लोग हैं यहाँ, वो इसको ज्यादा बेहतर समझेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, वहाँ जो लेबर है, जो महिलाएं हैं काम कर रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनका कितना शोषण हो रहा है। कई महिलाओं की जो है नौकरी चली गई है, और उसके साथ साथ उनकी जो आत्मनिर्भरता थी वो खत्म हो गई है। तो ये पोस्ट कोविड भी एक दुनिया है जो जेंडर इशू पे, इस पे बहुत काम हो रहा है, इस पे मैं भी काम कर रही हूँ। तो इस पे अगर आप कभी कोई एक ऑर्गेनाइज करें तो जरूर करिए, और इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं ये कह रही थी कि समाज में जब सहानुभूति की भावना को बढ़ावा मिलता है, तभी समाज में शांति और संतोष रहता है। जो बेचैनी और परेशानी में होते हैं, उन्हें हमदर्दी की बातें जीने का हौसला देती हैं। आप किसी के साथ कुछ कर नहीं सकते, आप उससे बात करिए। अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉन्स्टेंटली टच में रहिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करिए। खासकर जो लड़कियां हैं, घरेलू हिंसा बढ़ी है औरतों के साथ पैंडेमिक में, जो घरेलू हिंसा का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। प्रेग्नेंट औरतों के साथ जो है काफी मुश्किलें हुई हैं। तो जो जेंडर के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो वायरस की वजह से भी, पैंडेमिक की वजह से भी बढ़े हैं। इस पे बहुत मुझे लगता है सोचने की और इसको समझने की जरूरत है। मानवता का विकास इसी तरीके से होता है, इसलिए दिल का मामला दिल से तय पाता है, और दिल का अच्छा होना ही महान होता है। तो ये इस विचार के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक लास्ट जो टॉपिक है कि क्या पुरुषों के समाज में महिला अकेली है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं अपना व्याख्यान देती हूँ तो कई पुरुष नाराज हो जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो कि हमेशा पुरुष। तो मैंने एक लेख लिखा, मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत पुरुष हैं और बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली में भी कोई पुरुष हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ। लेकिन आप इसको थोड़ा सा पलट दीजिए, है ना, आप इसको थोड़ा सा पलट के देखिए कि अगर ये कैटेगरी के जो पुरुष हैं, जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, जो महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, जो महिलाओं के एग्जिस्टेंस को समझते हैं, उनकी आइडेंटिटी को समझते हैं, अगर वो पुरुष कम है और उसके ऑपोजिट में जो पुरुष है वो ज्यादा है, तो मुश्किलें किसकी बड़ी? पुरुषों की तो नहीं बड़ी, मुश्किलें तो महिलाओं की बड़ी। तो ये सोच हमें थोड़ा सा, तो ये सोच के मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने कहा कि पुरुषों के समाज में अकेली महिलाएं। तो इसको थोड़ा सा मैं आपके सोच पे और आपके लिए मैं
मैं एक किस्सा आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्र में एक औरत थी सीसा जव्वार, उसके शौहर की डेथ हो गई। तो वो ऐसे समाज में रह रही थी कि जहाँ उसको वो महिला बन के अगर रहती, तो ये किस्सा जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये लेख लिखने का ये लेख लिखने का मैंने सोचा। तो उसने वो मर्द बन के रही, मर्द बनी, उसने मर्द बन के काम किया, और जब पता चला कि वो एक औरत थी तो उसका जो उसके जो घर परिवार या आसपास के लोग थे, क्योंकि उसके लिए एक औरत बन के बाहर जाना, औरत बन के काम करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल था। तो ये पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको उसका नाम बताती हूँ। आई विल गिव यू द रेफरेंस फॉर चिल्ड्रन। सीसा जाबिर की हिम्मत और हौसले को सलाम करना होगा, क्योंकि उन्होंने उसी मिस्री समाज में संघर्ष से पुरुषों की तरह जीवन बिताया, जहां आज भी महिलाओं को विभिन्न धार्मिक रस्मों के नाम पर दबाया जाता है। मुझे आपको ये एक धर्म बता दीजिए जो प्रो वुमेन है। दिस इज एन ओपन चैलेंज टू एवरीबॉडी। क्यों? उसका रीजन कोई बता सकता है? आई वांट दिस आंसर फ्रॉम स्टूडेंट। टेल मी द रीजन, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि जो हमारे पास जो परोसा जा रहा है वो तो वाया आ रहा है ना, और वो वाया कहाँ से आ रहा है? वो इंटरप्रिटेशन के थ्रू आ रहा है। नहीं, हमने आपको सारे हक दिए, हमारे मजहब में, हमारे रिलीजन में, हमारे धर्म पे आपको सारे अधिकार है, लेकिन क्योंकि आप महिला है तो आपको ये काम ऐसे करना होगा। अरे भैया, जब सारे सारे अधिकार तुमने मुझे दिया है तो फिर तुम मुझ पे सवाल उठाने वाले कौन होते हो? तो मैं ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। और प्रश्न ये है कि कोई समाज अगर महिला को मर्द बनकर काम करने पर स्वीकार लेता है, तो अगर नारी सिर्फ नारी ही बनकर रहकर काम करे तो उसे क्या शिकायत क्यों हो जाती है? तो क्या सी दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये बहुत ही ट्रिकी एक सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए कि आप कोई प्रोफेशन, अरे हाँ, महिला है तो वो कैसे ये काम कर पाएगी? महिला है तो वो कैसे, सवाल किया जाता है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल ही हमारे समाज के सारे परेशानियों की जड़ है। ये सवाल कौन चेंज कर सकता है? मैं भी ये बच्चों के साथ डिस्कस करूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू एंड इट हियर, लेकिन उसके पहले, क्योंकि मैं अभी इस मुद्दे पे काम कर रही हूँ, उग्रवाद के उस पे किस तरह से महिलाओं पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको, सिंधु जी मैंने समय ज्यादा तो नहीं लिया, कैन आई जस्ट टेक अनदर 3-4 मिनट्स, 5 मिनट्स? हाँ, क्योंकि मैं ये मुद्दे पे थोड़ा सा, हाँ, तो विमेन, महिलाएं उग्रवाद और किस प्रकार शांति वार्ताओं में और शांति योजनाओं में और विश्व में शांति लाने में महिलाओं का कैसे योगदान हो सकता है? स्टूडेंट्स, 80% जितने रेफ्यूजी हैं दुनिया में, मतलब 100 अगर रेफ्यूजी है कहीं, तो उसमें से 80 जो है वो महिलाएं और बच्चे हैं। रेफ्यूजी जिनका ना कोई देश है, ना कोई दुनिया है, ना कोई घर है, ना कोई बात है। तो आप सोचिए, आज हम सबने देखा हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान में क्या हुआ। अब इस पे बहस, अब ये भाषा यूज की जा रही है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, तालिबान ठीक हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, वो अच्छे हो गए हैं। अरे भैया, ये सवाल और ये रिकग्निशन इटसेल्फ इज, ये बहुत ही खतरनाक है। ये हम कैसे मान ले? तो ये सवाल नहीं उठाया जाता। औरत कुछ अगर करे, औरत कुछ करना चाहे, आप सोचिए कि जो इतना 20-25 साल जो इमेंसिपेशन हुआ, जो एम्पावरमेंट हुआ महिलाओं का उस देश में, वो पूरा पूरा बह गया, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एक सोच ऐसी आ गई, एक एक्सट्रीमिस्ट सोच ऐसी आ गई। तो इस पे हमें बहुत सोचना है। नाउ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है तो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो कोलैप्स हो जाती है। मैं आपको एक दो चीजें बताती हूँ इसकी बहुत ही संक्षिप्त में, कि अनगवर्न्ड स्पेस, अनियंत्रित स्थान, लॉलेसनेस, अराजकता, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं। एक्सट्रीमिज्म से ये 2 चीजें होती हैं, और ये दोनों ही चीजें जो हैं वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत ही
खौफनाक सिनेरियो है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए। आपने सोचा सीरिया में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, आपने सोचा यजीदी वुमेन जो है इराक में, उनकी क्या व्यथा है, यमन पे जो बम गिराए जा रहे हैं उनकी क्या व्यथा है। आपने सोचा कि सेक्स स्लेव्स, महिलाओं को सेक्स स्लेव्स बनाया जा रहा है। इट्स इजी सेक्स। आप औरतों को पकड़िए किसी भी नाम पे, धर्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, और उनको अपना स्लेव्स बनाइए और उनसे सारे काम करवाइए। सो ये भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है एक्सट्रीमिज्म। मुझे पता है ये बहुत ही विचलित करने वाले सवाल हैं और कोई इस पे बात नहीं करना चाहेगा, लेकिन मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। मैं लिखती हूँ, आई वॉज द फर्स्ट वन। मैं अपने उर्दू कॉलम सरगोशियां, जिसे लाडली मीडिया अवार्ड मिला है, मैं पहली महिला थी जिसने बोको हराम ने जब बच्चियों को अगवा किया उस पे लिखा था। कोई नहीं लिख रहा था उसके बारे में। आप क्यों खामोश हैं? आप महिलाओं की कुछ चीजें होती हैं उस पर तो आप बहुत जल्दी सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके उत्पीड़न और उनकी शोषण पे तो कोई सवाल नहीं उठाता। बिल्कुल हमें सवाल करना होगा। एनीवे, तो मैं इसी बात को, मेरी एक दोस्त है, लेखिका है, वो कहती हैं कि हर राइटर की, जैसे हर गाने की एक सिग्नेचर टोन होती है, वैसे हर राइटर की, हर थिंकर की एक सिग्नेचर टोन होती है। और मेरी सिग्नेचर टोन ये है कि मैं सवाल उठाती हूँ। मैं मेरा मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो, मैं रिसर्च ओरिएंटेड सवाल उठाती हूँ कि क्या ये स्थिति थी। इसीलिए मैंने आपके सामने प्राचीन में जो विश्व में जो हालात थी, यूनान को हम मानते हैं कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, और बहुत ही हम हिस्ट्री वहां से पढ़ाते हैं, हिस्ट्री के ओरिजिन वहां से पढ़ाते हैं, लेकिन किस प्रकार महिलाओं के प्रति क्या एटीट्यूड था, क्या उनका पर्सपेक्टिव था, वो मेरा ये मानना है कि जो भी सोसाइटी की हेल्थ आपको देखनी है ना, आप तो अभी वो आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट करते हैं, तो हर सोसाइटी का एंटीजन टेस्ट है। आप वहाँ की महिलाओं की व्यथा देख लीजिए। आप किसी भी घर को आप जानना चाहते हैं, आप वहाँ की उस घर की महिला की क्या स्थिति है, आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। तो गांधी जी ने भी कहा है कि किसी भी समाज का जो बैरोमीटर है वो महिलाओं की स्थिति है। अगर महिलाओं की स्थिति आप देखेंगे कैसी है, तो वो एक समाज का जो है थर्मामीटर है, बैरोमीटर है। सो द एंटीजन टेस्ट ऑफ अ सोसाइटी इज द कंडीशन ऑफ वुमेन। उस सोसाइटी में जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है। मैं आपको जल्दी से कुछ स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। 1992 और 2018 के बीच में ये क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ, विमेन इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं आपको कुछ क्विक वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ। आपको जो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज के बच्चे हैं, हिस्ट्री के बच्चे हैं, आपको इस पे काम करना चाहिए। इस पे अगर आप रिसर्च करना चाहें तो 1992 और 2018 के बीच के जो आंकड़े वो ये बताते हैं कि विश्व में सिर्फ 13% जो नेगोशिएटर्स थे और मीडिएटर्स थे, जो शांति वार्ता थी उसमें बातचीत में, उसमें केवल 3% जो थी वो महिलाएं थी, और केवल 4% जो थी वो पीस प्रोसेस जब साइन होता है, जब फाइनली टेबल पे कोई पीस प्रोसेस आया। मैं आपको एग्जांपल इराक का देना चाहूंगी। कुर्दिश वुमेन है, यज़दी वुमेन है, उनके साथ जो आईएसएस कर रही है, जो हो रहा है, उसका जो डिसीजन हो रहा है या जो भी हो रहा है, इस तरह से कई जगह जो पीस प्रोसेस हो रहे हैं, वहां पे जब टेबल पे पीस प्रोसेस साइन होता है तो सफरर सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं। लेकिन जब पीस प्रोसेस साइन होता है, उसमें जो रोल है, जो बात हुई वो ये थी कि महिलाएं उसमें केवल 4% हैं। फिर फ्रंट लाइन कंट्रीज जो हैं कॉन्फ्लिक्ट में, वहाँ विमेन पीस बिल्डर्स की जरूरत है। आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं बच्चों। राजा ताली है, सीरिया की एक महिला है, शी इज फाइटिंग ऑल द केसेस ऑफ विमेन। फिर द्रिता हैदरी कोसोवो की है महिला, जिसने वहाँ की जो महिलाएं उनके खिलाफ जो वायलेंस हुआ है उस पर लड़ाई की है। मैं एक अंग्रेजी का कोट है, मैं वो कहूंगी, उसके बाद आई विल जस्ट स्टॉप एंड टेक योर क्वेश्चंस। ये नूर उमर है, ये महिला है, ये एक आम रिफ्यूजी विस्थापित महिला है। वो कहती है,
I have healed the wounds of war and more and feel more confident about my future. ये वो महिला है जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके बच्चे मर गए हैं, जो विस्थापित होगी, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है कि वो फ्यूचर के बारे में सोचती है। तो महिलाओं के साथ अगर आप अच्छा करेंगे, मत समाज अगर अच्छाइयाँ करेगा, सशक्तिकरण करेगा समाज का, तो आपका फ्यूचर बनेगा। ऑन दैट नोट आई एंड एंड आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों के सवाल लूंगी। शूट। Yes. Am I audible? मैं हाँ प्लीज आप सवाल अगर आप I have a question. हाँ प्लीज आप मॉडरेट करिए, आप प्लीज मुझे बताइए। या So may I ask my question if permitted? Okay, okay. Yeah, so good afternoon, everyone, respected teachers, my colleagues, and everyone present over here. I'm Nilanjan Chatterjee from Atparam Sanatanthan College, a student of second year history yes honors, and a Nilanjan, student go of ahead. Go Sayyid ahead. Mubin ma'am. Ma'am, Yes my question to Nilanjan. you was that recently three female judges were promoted as Supreme Court judges in the judiciary. And all the news channels and media houses, they were all hyped up and they said that it's a victory of judiciary, it's a landmark day. So ma'am, like just promoting three judges to the post of Supreme Court judges, and till now we didn't have any female CJI in the country, Chief Justice of India. No female has got to that post. And whenever we achieve something so small, they all hype it up as such that what big have we achieved. So do you think this is right? Instead of focusing on that, our focus should be on how to promote more and more female judges in the judiciary, how to decrease the discriminatory nature that they are facing in the courts. So what are your views on that? मुझे लगता है नीलांजन, जो तुम सवाल उठा रहे हो वो बेसिक, बहुत ही बेसिक सवाल है। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैंने शिक्षा की बात की तो मैंने ये, जब बच्चे लड़कियां अगर बेसिक प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं ले पा रही हैं अगर, तो आप ये सोचिए कि वो वहां ऊपर तक कैसे पहुंचेगी। बिल्कुल देखिए, हाइप की बात नहीं होती है, एक मोटिवेशनल न्यूज भी होती है, आप इंस्पिरेशनल इश्यूज भी उठाते हैं। जैसे मैंने शेयर किया 910 से 1022 जो फीमेल का वो हो गया है, तो वो गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं शेयर किया है कि वो बहुत खुश हो गए हैं कि ऐसा हो गया, बट के हमारी निरंतर एक कोशिश होनी चाहिए, हमको कोशिश करते रहना चाहिए। और मैंने ऑलरेडी कहा कि हमें बैठना नहीं है। और यूनाइटेड नेशन की तो एक एनालिसिस है, एक थॉट है कि अभी 100 साल और एक्टिविज्म लगेंगे महिलाओं को पैरिटी पे लाने के लिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ, 20-22 साल 23 साल तक जो एक नॉन तालिबान रेजिम था, लेकिन एक ही झटके में, एक रात में सब कुछ खत्म। हमें तो पता भी नहीं है वहां की औरतों के साथ हो क्या रहा है। सी द साइलेंस ऑफ द वर्ल्ड। So ma'am, this means to say that we need to put more efforts into what we are doing currently, and we need to like level up the efforts that we are making. हमें ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है, हमें करते रहना है। That's what I was trying to say, ma'am, कि ये जो सिर्फ 3 जजेस जो हो गए, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन सच ये है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें और भी लंबी लड़ाई लड़नी है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी, एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि हमें अपने देश में वोटिंग के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ा। कई चीजें जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और हर सोसाइटी जो है वो ग्रो करती है। लेकिन अगर हम ये सोच ले कि हमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को जो है यहाँ पे अप्लाई करना है एज इट इज, ऐसा नहीं है। वहाँ के अपने अलग प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ उनको वोटिंग राइट्स के लिए भी लड़ना पड़ा। हमारे यहाँ आज हम 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, तो उस पर एक बहस उठती है, ये एक अलग बहस है, इस पे कभी हम फिर बात कर सकते हैं। लेकिन कई चीजें हमें मिली हैं जो बहुत आसानी से मिली है, और हमको उसी पे हमें ग्रो करना है, लेकिन इट्स नॉट इनफ, वो काफी नहीं है, है ना? यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू मैम, आई टू शेयर योर व्यूज इन दैट कि हमने जो किया अभी हमें और भी ज्यादा करना है। यस मैम मेरा एक प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि महिलाओं की शादी की जो उम्र है वो 18 से बढ़ा करके 21 कर दी जाएगी, तो इसे आप किस संदर्भ में देखती हैं? क्या इससे महिलाओं को फायदा होगा या केवल एक तरह से कहें कि ये ढकोसला है? बबली, मैंने जैसे कहा कि मेरा काम हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरा काम है कि उसी में से जो कुछ काम हो रहा है या जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम मूल मंत्र ये हो कि उससे कुछ ना कुछ चेंज आए। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर आप मेरी राय जानना चाहें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन होता है। लेकिन शादी जिसको आप कहते हैं ना, तो और अगर आप इसको जेंडर परिप्रेक्ष्य में देखें, इसको जेंडर पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको देखें कि एक लड़की की शादी एक लड़के की शादी है ना, तो लड़कियों पे कितना शादी का जोर होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे उन पे, जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैंने अपनी शादी के बाद एमफिल पीएचडी की अपने 2 बच्चों के साथ। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि यू नो माय पर्सनल स्पेस भी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी जो प्रोफेशनल स्पेस है उसको भी छोड़ा नहीं। तो ये आपका बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक डिसीजन होता है। लेकिन मैं वेलकम करती हूँ कोई भी पॉजिटिव स्टेप अगर सरकार लेती है या समाज लेता है या सोसाइटी, लेकिन अल्टीमेटली तो देखिए समाज को ही काम करना है कि आप अपनी बेटियों को कितना सक्षम बनाते हैं। मैं 2 चीज हमेशा कहती हूँ, हमेशा ये मानती हूँ, अगर आप वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स भी लें तो लैंड ओनरशिप जो है महिलाओं की बहुत हार्डली 10% 12% women own the land। तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, women should have landed property in her name and she should be financially very independent। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है अगर उसको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आना है ना। ठीक है, जैसे आप देखिए ना, कई स्टेट्स हैं ऐसे, आप शायद जानती होंगी कि वहाँ महिलाओं को चुड़ैल बना के मार दिया जाता है। मेरी एक दोस्त है सुहेला कपूर, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई कि बाकायदा उनको ऐसी दवाएं दी जाती थी, उनका मेंटल बैलेंस खराब किया जाता था। बीबीसी पे है वो डॉक्यूमेंट्री, आप लोग देखिएगा, विचेस पे है, विच हंटिंग पे है। तो उनका कुछ ऐसा बिहेवियर होता था जो उनको फिर वो जो ढकोसले होते थे कि ये तो चुड़ैल है, ये विच है, उसके नाम पे उन्हें मार दिया जाता। लेकिन उसके पीछे असली मंशा प्रॉपर्टीज होती है, असली मंशा खानदान के जो द सो कॉल्ड नॉट द सेक्शन है मैन का, वो चाहता नहीं है कि प्रॉपर्टी सारी आप चीजें देखिए ना भैया। मैंने इसीलिए तो कहा कि भाई कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन प्रो वुमेन तो मुझे कहीं नहीं दिखते। अगर आप टेक्स्ट में जाके देखें तो आपको वाकई मिलता है प्रो वुमेन, लेकिन जो इंटरप्रेट करके आपके डाइनिंग टेबल पे आपको परोसा जा रहा है वो यही है कि भाई महिलाओं को ये करना है, ये करना है। शादी से पहले सारे जो क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस जितने होते हैं वो लड़की को ऐसे, अब भैया तुम्हारी डोली जा रही है, अब अर्थी वापस है। क्यों भाई, अर्थी क्यों वापस है? ये क्या है? इसका मतलब आप खुद ही अपनी बेटी को ऐसी जगह फेंक रहे हो जहां वो मरेगी। तो ये सारी चीजें हमें बदलनी, इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस या इसका जो नया वो है कि ब्रेक द बायस, #ब्रेक द बायस। तो अगर आप अपने इस 1 साल में 5 बायस भी अगर आप ब्रेक करते हैं अपने आसपास महिलाओं को लेकर, मुझे लगता है कि हमारा थोड़ा सा जो हमारी गाड़ी है वो राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से नहीं, लेकिन हाँ शताब्दी या राजधानी की स्पीड से नहीं, लेकिन थोड़ी सी तो आगे बढ़ेगी एट इंडिविजुअल लेवल। यस मैम एक प्रश्न और है मेरा कि जैसे हम देखते हैं, मैं अपने आसपास में भी ये चीज महसूस करती हूँ या समाज में भी, कि जो पुरुष महिलाओं को सपोर्ट करते हैं या उन्हें खुल करके आगे बढ़ने देते हैं, उनको उनकी मतलब हर एक चीज को वो सपोर्ट करते हैं, तो जो समाज के अन्य पुरुष वर्ग के लोग हैं ना या कुछ महिलाएं भी, वो उन पुरुषों को थोड़ा हेय दृष्टि से देखती हैं कि ये कैसा है कि अपनी पत्नी को बाहर जाने दे रहा है, अपनी बहन को जने सपोर्ट मुरीद, कर रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है जने मुरीद। जी, तो मैम
ये जो मानसिकता है ना, वो कब बदलेगी, वो कैसे चेंज होगा? वो तभी बदलेगी जब ऐसे पुरुष ज्यादा होंगे हमारी सोसाइटी में, और वो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान न देते हुए अपनी अपनी जो पत्नी है, अपनी बहनें हैं, अपनी बेटियां हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। आप देखिए ना, इसको तो बड़ा एक हीरोइक माना जा रहा है, लेकिन औरत तो ये हमेशा से करती आई है ना। हमेशा से अपने घर के जो पुरुष हैं, अपने भाई हैं, बहन, मतलब बेटी जो है वो पहले सारा काम करेगी, फिर अपने भाई का भी टिफिन बनाएगी, अपना भी बनाएगी। या महिला जो जॉब कर रही है, हम सब हैं सारे इस कैटेगरी में आते हैं। हम पहले अपना सारा काम करेंगे, फिर हम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी हैज टू अप्रिशिएट दैट, है ना। आपको चेंज, और मैं एक चीज और एक बता दूं कि ये चेंज आ रहा है और ये जनरेशन चेंज हो रही है, उसमें अगर हमने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया, हम अगर उसको, उस बदलाव को हमने प्रमोट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम जो है वो हाशिए पे चले जाएंगे, ऐसी सोच वाले। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं तो इसको भी नहीं मानती हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ये नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो सालों से ये काम करती आ रही है। तो अगर कोई पुरुष कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इसको एक नॉर्मलाइज वे में, इसको एक दिनचर्या का हिस्सा हमें बनाना है। आप देखिए एक नया अब सिस्टम आ रहा है कि ये सारा ना बड़ा कॉलोनियल है कि स्टेप मदर विच होती है। हमारे शास्त्रों में, हमारे जो स्टोरीज में आपको स्टेप मदर तो कहीं विच और कहीं वो नहीं लगती, बल्कि जो माँ जिसने अपने पेट से नहीं पैदा किया है, जो पाला है, वो बहुत ज्यादा प्रेम से भरी हुई है, यशोदा मैया की बात होती है ना। लेकिन ये सारे हमारे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, हमारे थॉट्स उसमें आ गए हैं, कॉलोनियल उसमें आ गए, कि हमने उसको फिर अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है उसको। एक जैसे women have always been gatherers and men has been hunters। अब तो ऐसा नहीं है, ये तो केव मैन था, जबकि औरतें जो थी वो जो हंटिंग करके आदमी लाता था उसको वो ठीक ठाक करती थी, खाना बनाती थी। बट अब तो हम भी हंटिंग करने जा रहे हैं ना, अब तो women are also hunters, so that parity has to be there, है ना। तो ये मेरा ये मानना है कि हम बदलेंगे, हमारे बच्चे बदलेंगे, हमारे स्टूडेंट्स बदलेंगे, हम आसपास जो लोग हैं बदलेंगे। तो अब जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक और चीज है फेमिनिज्म का, कि भाई आप एक तरह से आप ड्रेसअप करेंगी, एक तरह से आप बिहेव करेंगी तो आप फेमिनिस्ट हैं। मैं इसको भी नहीं मानती हूँ। आपकी सोच फेमिनिस्ट होनी चाहिए, आपका वे ऑफ लिविंग फेमिनिस्ट होना चाहिए। और वो फेमिनिस्ट सिर्फ औरतें नहीं है, वो मर्द भी होते हैं, वो हर इंडिविजुअल होता है। जो पितृसत्तात्मक सोच है वो सिर्फ मर्दों की नहीं होती है, वो महिलाओं की भी हो सकती है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यू आर वेलकम। नेक्स्ट प्रतिभागी अपना प्रश्न पूछिए। मुझे लगता है सब मेरी बात को मानते हैं जो मैंने डिस्कस किया है। किसी को मेरी किसी भी सोच या किसी बात से कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं तो आई ऑलवेज लव टू हैव सम गुड इंटरेक्शन एंड सम गुड। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि हम एकेडमिशियंस हैं और हम कुछ मैं हमेशा ये मानती हूँ और ये कहती हूँ कि जो एम्पावर्ड सेक्शन है ना, जैसे मैं हूँ, सिंधु जी हैं, और हमारे जितने यहाँ पे एकेडमिशियंस हैं, राइटर हैं, मैं उनका नाम नहीं जान पाई, बहुत प्यारी बातें कर रही थी जो अभी एक मैडम थी, नोबेल लॉरिएट्स पे उन्होंने काम किया है, बता रही थी। तो हमें विजया शर्मा मैम है, विजया शर्मा। अच्छा, मैं सुन रही थी, मैं बात नहीं कर पाई। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हम एम्पावर्ड, मैं मानती हूँ कि हम एक बेटर पोजीशन में है, हमारी एक वॉइस है। तो हमें अपने आसपास या हम जिनसे कनेक्टेड हैं, जो हमें लगता है नॉट एम्पावर्ड है, जिनकी हम आवाज बन सकते हैं, जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने ये टॉपिक चूज किया, ये टॉपिक स्टूडेंट्स के सामने मैं यहाँ दिल्ली से बैठ के, और ऑनलाइन से मुझे लगता है ये बहुत आसान हो गया है कि हम अभी मैं एक हफ्ते पहले मैंने यूएन समिट, यूनाइटेड नेशंस का एक समिट था, भारत को मैंने रिप्रेजेंट किया इसी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और यूएस और बांग्लादेश के लोग थे, मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया। तो मैंने अपना व्यू पॉइंट रखा, मेरे पास एक आवाज है।
तो हम जैसे लोगों को इसको, हम सब नौकरी कर रहे हैं, वी ऑल आर अर्निंग मनी, वी आर हैविंग अ सैलरी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि जो हम एजुकेशनिस्ट हैं, जो हम एकेडमिशियंस हैं, वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू चेंज द सोसाइटी। तो हमें अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और वो कैसे देना है? ब्रेक द बायस, just break the bias and go ahead and empower whoever is not empowered। जो भी आपके आसपास empowered नहीं है उसको आप empower करिए अपने तरीके से, चाहे वो laws हैं, rules हैं, regulation है, उसको जानकारी नहीं है, उसका उत्पीड़न हो रहा है महिला का, तो आप उसको बताइए कि ये आपके हक हैं, ये आपके कानून है, ये आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो that's one of the ways। yeah, जी। Yes, Babli। विजय जी, ये वही हो गया रजिया सुल्ताना और रजिया सुल्तान वाली बात। ये हमेशा ही होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने करेक्ट किया। मैं तो जब सामने खड़ी रहती हूँ तब भी बैंक में पूछते हैं आप ही है ना। ये हमेशा पूछा जाता है मुझसे। लेकिन ना डिक्शनरी अगर आप देखें तो डिक्शनरी में विजय ही स्त्रीलिंग है। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि विजय हमेशा पुल्लिंग क्यों हो। जी नहीं, डिक्शनरी में तो स्त्रीलिंग ही है। बढ़िया जी। धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही गंभीर विषय अबला नहीं है नारी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण जैसे गंभीर विषय पर आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। प्राचीन समय में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की स्थिति से हमें अवगत कराया, साथ ही वर्तमान में हो रहे लैंगिक भेदभाव, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न तथा भारतीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आपने वर्तमान महिलाओं की स्थिति से भी हमें अवगत कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूँ मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि ये मेरे जो गाइड हैं प्रोफेसर हरबंस मुखिया, जिनके अंदर मैंने पीएचडी किया, मैं उनसे कहती सर आप रिटायर हो गए, आप कितनी एज है, लेकिन आप अभी तक मुझे इतना यंग क्यों लगते हैं? तो वो ये कहते हैं मैं हमेशा यंग लोगों के साथ रहता हूँ। तो टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा युवा इसीलिए रहता है कि वो युवा लोगों के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैंने जितने बच्चे हैं यंग हैं, एक इंडिया युवा चौपाल भी मुझे दिख रही है, और युवाओं के साथ मैंने इंटरेक्ट किया, तो दिस कीप्स मी गोइंग, ये मेरे लिए ऊर्जा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब पर्चा प्रस्तुति का समय है। पर्चा का विषय है लैंगिक विभेद और भारतीय समाज, मैत्रेयी पुष्पा के कथा साहित्य के विशेष संदर्भ में। पर्चा प्रस्तुति के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर पूर्णिमा आर, सहायक आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, श्री शंकराचार्य विद्यापीठम, पेरबाबुर। आप अपनी पर्चा प्रस्तुत करें। वेब संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभावों, गुरुजनों, साथियों और विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं ना? यस मैम, यस मैम आपकी आवाज आ रही है। तो मेरा विषय है लैंगिक विभेद और भारतीय समाज, मैत्रेयी पुष्पा की कथा साहित्य के विशेष संदर्भ में। तो जैसे कि अभी जो भाषण हुआ है उसमें लैंगिक भेदभाव के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सैद्धांतिक रूप में कहा गया है, और मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी कहानियों के द्वारा इसे व्यावहारिक तौर पर दिखाया है। अब हम जानते हैं कि सामाजिक संस्थाओं में लैंगिकता, स्त्री और पुरुष में विभेद दिखाई देता है। स्त्रियां पुरुष के समान परिस्थिति को प्राप्त नहीं कर पाती है। सब जानते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों में अंतर है।
लेकिन समाज में स्त्री के प्रति कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक पाबंदियां लगाई है। सरकार ने ऐसा कभी नहीं चाहा कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव हो। इसीलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(1) में राज्य के सभी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन समाज में हर कहीं लैंगिक भेदभाव दिखाई ही देता है। सच कहें तो इसका प्रारंभ परिवार से होता है। जैसे कि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, वहां जो भी सांस्कृतिक रूप से या अन्य किसी भी तरह मतलब सामाजिक तौर पर जो भी कानून या व्यवस्थाएं बनाई गई है वे पुरुषों ने बनाई है और उनके जो भी अनुकूल बन पड़ा है उसी प्रकार की व्यवस्था चालू है। लेकिन हम देखते हैं कि परिवार में ये जो विभेद है उसके बीच बोए जाते हैं। बचपन से ही बच्चों में यह विभेद मानसिक रूप से पैदा किया जाता है, तभी वे आगे बढ़कर यह विभेद बहुत बढ़ जाता है और सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सामाजिक संस्थाओं में भी जहां तक मेरी समझ है कि जहां ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वहां विभेद ज्यादा होता जा रहा है। जैसे कि अभी कहा गया है कि हमारे ऊपर के तबके के लोग जो है वो जब उसका पोस्ट जो आता है उसमें महिलाएं बहुत ही कम दिखाई देती है। तो आमतौर पर माना गया है कि घर का जो कामकाज है वो स्त्रियों के हिस्से में आता है और पुरुष जो है अन्नदाता है। और आजकल बहुत सारी स्त्रियां काम पर जाती है लेकिन उसे अन्नदाता कभी नहीं माना जाता। ये विभेद बचपन से ही घर में परोसा जाता है, इसीलिए कोई भी इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। और जिस प्रकार की सामाजिक निर्मिति हमारे मन में हमारे विचारों में भर दी जाती है वही आखिरकार सामने आती है। मैत्रेयी पुष्पा ने अपनी कहानियों के द्वारा इसी सच को उजागर करने का प्रयास किया है। मैत्रेयी पुष्पा अपनी बहुत सारी कहानियों में इसका प्रोजेक्शन दिखाती है। जैसे कि सहरा जी ने कहा है कि स्त्री पुरुष में भी विभेद का पहला कारण शिक्षा है और शिक्षा स्त्रियों को उतनी नहीं दी जाती थी जितनी उन्हें देनी चाहिए थी। वैसे मैं कहना चाहूंगी कि केरल में ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन उत्तर भारत में ज्यादातर देखी जाती है। मैत्रेयी पुष्पा की एक कहानी है बेटी कहानी में मुन्नी अपने घर की इकलौती बेटी है। उसके 5 भाई है और ये 5 भाई पढ़ लिख कर बड़े बनते हैं लेकिन मुन्नी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है, उसे पढ़ाया नहीं जाता। और मुन्नी माँ से पूछती है, अम्मा तुम मेरे साथ जो कर रही हो वह कुछ अच्छा नहीं कर रही हो। तुम 5 लड़कों को पढ़ा सकती हो, मेरे लिए तुम्हारे घर में अकाल है, मेरी किताब कॉपी के पैसे तुम्हें भारी है अम्मा। और मैत्रेयी जी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि स्त्रियों के साथ जो भेदभाव होता है वह बचपन से ही होता है। उन्हें प्रॉपर तरीके से शिक्षा नहीं दी जाती और इस प्रकार उन्हें दबाया जाता है और स्त्री होकर माँ ही यह पहला कदम उठाती है। और पितृसत्तात्मक समाज की जो व्यवस्था है वहां स्त्रियों को मानसिक रूप से इस प्रकार करने को बाध्य किया जाता है, तभी उसे अच्छी बहू का दर्जा दिया जाता है। माँ बाप यही विचार रखते हैं कि लड़कियों से उन्हें क्या फायदा है, लड़के तो बुढ़ापे में उनकी लाठी बनेंगे। माँ उससे कहती है, चुप होती है कि नहीं, बहुत जबान
रही है तू तू लड़कों की बराबरी करती है। बेटे तो बुढ़ापे की लाठी है हमारी, हमें सहारा देंगे। तू पराये घर का दलिद्दर है, तेरी कमाई नहीं खानी हमें। इस प्रकार जब माँ कहती है तो बेटे के मन में जो विचार उड़ते हैं वह बहुत ही नाजुक होते हैं। और बेटी जब इस प्रकार का एक संवाद होता है, बेटी मन में ये सोच के बैठती है कि उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए और शिक्षा पाना एक अपराध बन जाता है। वह अपने आप शिक्षा पाने से अलग हट जाती है। इस प्रकार का जहर जो परिवारों में चलता रहता है, इसके कारण उतनी हिम्मत लड़कियां जुटा नहीं पाती जितनी उन्हें जुटानी चाहिए परिवार का मुकाबला करने के लिए, और वे लड़कियां अकेली पड़ जाती है। इस प्रकार एक प्रकार से वैचारिक दबाव उन पर किया जाता है और लड़कियां जो है कमजोर दिल की हो जाती है, किसी काम करने की हिम्मत उनमें नहीं आ पाती। उसी प्रकार एक और कहानी है, तुम किसकी हो बिन्नी। बिन्नी की माँ पढ़ी लिखी आधुनिक शिक्षा प्राप्त औरत है, लेकिन उसको लड़कों से मोह है। जब भी वह प्रेग्नेंट होती है और लड़कियों को जन्म देती है, उसे लड़कियों को छूना भी अच्छा नहीं लगता। जब टेस्ट करा के वो पता करती है कि पेट में लड़की है, तो उसकी भ्रूण हत्या करवा दी जाती है। और वो इस कदर बेटों के लिए तपस्या करती है कि बेटी को वह देखना ही नहीं चाहती। और एक बार दादी आती है और बिन्नी को अपने देहात ले जाती है और स्कूल में भर्ती कराती है। कुछ दिनों बाद पापा दादी के यहाँ पहुंचते हैं और कहते हैं कि बिन्नी को घर ले जाने के लिए आया है। तब दादी पूछती है कि बिन्नी यहाँ पढ़ रही है, उसे पढ़ाई छोड़ के शहर भेजना मुमकिन नहीं है। तब पापा कहते हैं कि बिन्नी की माँ पेट से है और उसे घर का काम संभालने के लिए बिन्नी की जरूरत है। और वहां तू में होती है और आखिर दादी अपने बेटे को वहां से भगाती है, या कह के कि बेटी की शिक्षा उतनी जरूरी है जितने की बेटे की शिक्षा। दादी एक देहाती औरत थी, लेकिन माँ एक शहरी पढ़ी लिखी औरत थी। फिर भी वह बेटी को इस कदर दबाने लगी कि शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी वो बिन्नी को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घर का काम अधूरा रह जाता था और उसे काम वाली मिलती नहीं थी। उसी प्रकार की एक कहानी है पगला गई है भगवती। और अनसुया जिज्जी की 5वीं संतान है। पहले के 4 लड़के थे और जब मेहतरानी बताती है कि बच्चा जो पैदा हुआ वह लड़की है, जिज्जी उसे अपनाने से कतराती है और इस कदर उसे फेंक दिया जाता है कि जिज्जी की बहन भगवती को उस पर तरस आता है और भगवती उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। और उस लड़की को माँ का दूध पीने का सौभाग्य भी नहीं मिला था। गाय बकरी के दूध से वह पली बड़ी थी। और जब भगवती किसी दूसरे से शादी करती है घर वालों के इच्छा के खिलाफ, तो उसे दंड दिया जाता है। लेकिन वहीं उसके बाद जब किसी दूसरी बिरादरी वाले लड़की को घर में ले आते हैं तो घर वाले उसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार का जो लैंगिक भेद होता है वह हमारे समाज में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बचपन से ही वैचारिक तौर पर और मानसिक तौर पर लड़कियों पर इतना दबाव डाला जाता है कि वह हिम्मत जुटा नहीं पा रही है। और जिस प्रकार जहरा मैम ने कहा था कि स्त्रियों को, लड़कियों को फाइनेंशियल तौर पर
आर्थिक तौर पर उन्हें सबल बनाना चाहिए। अगर आर्थिक तौर पर वे सबल बनती है तो उनमें हिम्मत अपने आप आ जाएगी जो वे इस प्रकार के रिवाजों के मुकाबले खड़ी हो सके। उसी प्रकार भंवर कहानी है, चिन्नार कहानी है, इन सब में आर्थिक तौर से कमजोर औरतों पर जो जुल्म किया जा रहा है उसका साफ चिट्ठा मैत्रेयी पुष्पा ने दिखाने की कोशिश की है। एक और कहानी है सांप सीढ़ी। उसमें लड़का किसी दूसरे बिरादरी वाले लड़की को भगा कर ले आता है और शादी करता है, तो घर वाले उसे बहुत धूमधाम से अपनाते हैं और घर में आने की इजाजत देते हैं। लेकिन जब उन्हीं उन्हीं की लड़की किसी और बिरादरी वाले लड़के से शादी करके जाती है तो उसे बाहर निकाला जाता है घर से, और उसके खिलाफ माँ बाप और परिवार वाले खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा ने बहुत सारी कहानियों में इस लिंग विभेद को दिखाने की कोशिश की है। हमारे भारतीय समाज में जो कुछ बेटों के साथ होता है, बेटों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, बेटियों के साथ वो व्यवहार नहीं किया जाता, उसमें विभेद किया जाता है, समानता नहीं होती, दोनों को दो तुलों पर तोला जाता है। और यही लड़के की मानसिकता पर इसका बहुत असर पड़ता है। मानसिक पीड़ा, उलझन, तनाव सब महिलाओं को ही झेलना पड़ता है, और जो कुछ भी होता है उसका एंड रिजल्ट जो है महिलाओं को ही भोगना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि अल्टीमेट लूजर्स आर विमेन। और मेरा यह विचार है कि यह विभेद परिवार से शुरू होता है और परिवार में ही इसके बीज बोए जाते हैं। अगर पढ़ी लिखी स्त्री अपने परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के जो सामाजिक कानून माने गए हैं समाज में, उसके खिलाफ धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेगी तो आने वाली पीढ़ी इस विभेद से मुक्त हो जाएगी। इतना कहकर मैं अपना छोटा सा पर्चा समेटना चाहूंगी। आप सबने यह ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद पूर्णिमा मैम। आपने बड़ी ही सहजता से परिवार से शुरू होने वाले लैंगिक भेदभाव, जो प्रथम दृष्टया परिवार से शुरू होता है और अंततः वह समाज में कैसे स्थापित हो जाता है और आज भी ये चीजें हमारे समाज में विद्यमान है, उसे बड़ी ही सरलता पूर्वक हम लोगों को समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब धन्यवाद ज्ञापन का समय है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि की सचिव और इस कार्यक्रम की सह संयोजिका डॉक्टर राधा मणि मैम को आमंत्रित करती हूँ। क्यों केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि का अध्यक्ष डॉक्टर टी.एन. विश्वंभरन सर, इस वेबिनार का अध्यक्ष एवं सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के प्राचार्य डॉक्टर शाजू वर्गीस सर, डॉक्टर विजय शर्मा जी, सईद मुबीना जहरी जी, मीना जी, पूर्णिमा जी, इस वेबिनार में जुड़े आदरणीय गुरुजनों, प्यारे मित्रों, केरल हिंदी साहित्य मंडल कोच्चि के स्वर्ण जयंती के सिलसिले में सेंट पीटर्स कॉलेज कोलंचेरी के हिंदी विभाग के तत्वावधान में आयोजित 11वां वेबिनार है। इसका अध्यक्ष डॉक्टर शाजू वर्गीस सर है। सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा जी हैं, जो आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय के इतिहास विभाग के वरिष्ठ सहायक आचार्य हैं। सैयद मुबीना जी ने बेचारी नहीं है नारी विषय पर वक्तव्य दिया। आज की स्त्री बेचारी नहीं है, स्वचारी है। मेरे ख्याल से अपनी इच्छा पर
चलने में वो सक्षम है, क्योंकि अपना अधिकार वह समझ चुकी है। पुरुष सत्तावादी समाज ने स्त्री को बेचारी बना दी है। सैयद मुबीना जी ने नारी जीवन के कई पहलुओं को लेकर अपना वक्तव्य दिया। आपने सही कहा है कि स्त्री मुक्ति की दुनिया स्त्री शिक्षा है। शिक्षित को ही शिक्षित समाज का निर्माण कर सकती है। हम बदलेंगे तो हमारे बच्चे बदलेंगे। मैडम, आपके विद्वतापूर्ण वक्तव्य से हम सब लाभान्वित हुए हैं। तहे दिल से दोनों संस्थाओं की ओर से, आप सबकी ओर से और अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। आगे भी हमसे जुड़े रहने की कामना करती हूँ। और नीलांजन, बबली कुमारी जी जैसे लोगों ने चर्चा में भाग लिया, उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर पूर्णिमा जी ने लैंगिक समानता मैत्रेयी पुष्पा का कथा साहित्य विषय पर पर्चा प्रस्तुत किया। पूर्णिमा जी ने सही ढंग से दो तीन कहानियों के जरिए, बेटी, पगला धोड़ी जैसे कहानियों के जरिए लिंग भेद का चित्रण हमारे सामने पेश किया। उनको भी औपचारिकता अवश्य मैं आभार प्रकट करती हूँ। अंत में देश के कोने कोने के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं से जुड़े सारे हिंदी प्रेमियों, अध्यापक बंधुओं, छात्र छात्राओं सभी को दिल की भाषा में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। विजय जी को मैं तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इसमें जुड़ा है और आगे भी जुड़ने की कामना करती हूँ। एक बार फिर धन्यवाद देते हुए मैं विदा लेती हूँ।